मित्रों नमस्कार। दिव्यांगम चैनल के साप्ताहिक समाचारों में मैं विष्णुकांत मिश्र आपका अभिनंदन करता हूं। हमारी सहयोगी फौजिया खानम किसी अन्य एकेडमिक कार्य में व्यस्त होने के कारण आज समाचार पे नहीं आ पा रहे। खैर मित्रों, पूरा विश्व इस समय तनाव में, एक अजीब से तनाव में गुजर रहा है और ये तनाव जीवन और मृत्यु का तनाव है, अस्तित्व का तनाव है। कहाँ कौन कब बचेगा, इस बात का तनाव है। हम भारतीय बड़े खुशनसीब हैं कि हम शांति से यहाँ पर रह रहे हैं। अब देखिए, हम शांति से रह रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे, हर अभिभावक ये चाहता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएं, चाहे अपने देश में चाहे बाहर। एक कामना होता है, एक लक्ष्य होता है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। अब डॉक्टर की फीस हमारे भारतवर्ष में सीमित सीटें होने के कारण काफ़ी महंगा है। 1 करोड़ से ऊपर खर्चा आता है और जब दूसरे देशों में इसी आकर्षण में हमारे बच्चे, हमारे नौनिहाल दूसरे देशों को चले जाते हैं। अब यूक्रेन और रूस का इस समय का जो युद्ध चल रहा है, वो मानव जाति का जो संहार हो रहा है, वो बड़ा दुखद है, बड़ा कष्टदायी है। मैं उस समय आज के समाचारों में मैं कोई समाचार दूसरा नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ इसी विषय पे आज बात करना चाहता हूँ। और समाचारों की मैं हमारी कोई व्यापक एजेंसी नहीं है जो हम समाचारों के ऊपर जो देखते हैं, जो आपकी तरीके से हम भी टीवी पे देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, वही समाचार हैं। अब उन समाचारों को ही हम फिर इस पर रिपीट कर दें तो वो कोई मतलब नहीं बनता और न कोई उसको देखना पसंद करेगा। अब देखना पसंद करे या न करे, मैं आज इन समाचारों पे एक समीक्षा, एक अपने मन की बात कह रहा हूँ। हो सकता है हमारे मन की बात आपको कहीं चुभ जाए, कोई कहीं समझ में आ जाए, कहीं आप हमसे सहमत हो सकता है कहीं आप हमसे असहमत भी हों। नवीन शेखरप्पा एक युवा था, 21 वर्ष का था, MBBS चतुर्थ वर्ष का छात्र था। वो भूखा था, खार्किव में, यूक्रेन के खार्किव में रह रहा था, वहीं पढ़ रहा था। अब वहाँ पे जब युद्ध होने लगा तो सब बहुत सारे बच्चों के साथ वो नीचे बंकर में छिपा था, मतलब अंडरग्राउंड। अब उसको भूख लगी, भूख से बहुत लोगों ने मना भी किया कि मत जाओ, लेकिन युवा व्यक्ति है और भूख नहीं शांत कर पाया और कुछ जिज्ञासा भी थी कि देखें क्या हाल है। उसको ऐसा लगता था, कभी कभी दुस्साहस भी लोग कर जाते, उसी दुस्साहस में वो निकला और भोजन की लाइन में लगा जा कर के, और उसी समय रूस की किसी मिसाइल से जो पीछे, उसी माल के पीछे था, वो जैसा कि आप सब लोग सोचे, उसी से उसकी मृत्यु हो गई। ये बच्चा पिछले दिन ही, मृत्यु के एक दिन पूर्व शाम को अपने पिता और अपने बाबा से बात किया। उसका टीवी देखा होगा, बातचीत करते हुए, सब ठीक है, मैं निकलने का सोच रहा हूँ, कैसे निकलूँ। अब उसका ये जो, हाँ, ये रहने वाला कर्नाटक के हावेरी जिले के चलगेरी स्थान का रहने वाला था। वो भी निकलने का सोच ही रहा था, किसी न किसी तरीके से निकलने का सोच रहा था, कैसे निकले। अब सबसे करीब तो वहाँ से जो खार्किव है, वहाँ से करीब तो रूस का बॉर्डर है, रसा का बॉर्डर है, बहुत कम। लेकिन वहाँ पे जाने को नहीं मिला, वहाँ पर लड़ाई चल रही, कैसे निकल के वहाँ पहुँच जाए। अब वहाँ से हमको दूसरे बॉर्डरों की तरफ जाना है, पोलैंड की तरफ या दूसरे अन्य देशों की तरफ। वो लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर। खार्किव से 1000 की दूरी तक पहुंचना आसान नहीं। ट्रेन चलती हैं, 2-3 ट्रेनें चलती हैं, एक सुबह जाती है। वो बता रहा था बच्चा अपने बाबा को, पिता को, इतने 3 ट्रेनें हैं, 3 ट्रेनों में बड़ी भीड़ होती, लेकिन कोशिश करेंगे, लेकिन वो नहीं दूसरे
मृत्यु हुई, स्वर्गवास चला गया। हम लोग उसको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, उसके परिवार को इस दारुण दुख को सहन करने की शक्ति दे, यही कामना कर सकते हैं। अब भी हमारे बच्चे लगभग 6000 के करीब अब भी बच्चे हमारे फंसे हुए हैं। बहुत से तो निकल आए हैं, द्वीप से तो पूरे निकल आए हैं, लेकिन इन जगहों पे बड़ी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। उनके निकलने का कोई वो नहीं। अब यहाँ पे तो विपक्षी और हम लोग तो तरह तरह की आलोचना, सरकार घुस जाए, कैसे ले आए, किस तरीके से ले आए। और आपको ये भी जान के मतलब मैं कोई वो नहीं, लेकिन अपने देश के गौरव की तो बात करनी ही चाहिए। ब्रिटेन ऐसा देश कह चुका अपने नागरिकों से कि आप अपने प्रयास करिए, मैं कोई प्रयास नहीं कर पाऊंगा। अमेरिका नहीं निकाल पा रहा अपने नागरिकों, रूस के तो नागरिक उधर उधर अपने तरफ निकल गए उसके किसी तरीके से, लेकिन दूसरे देश नहीं निकाल पा रहे हैं। श्रीलंका है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान के तो पेपर में पढ़ा, कुछ छात्र आ भी गए थे, हमारे भारतीय विमान से ही आए थे, लेकिन पाकिस्तान की सरकार कोई इस पे जूं कान पर भी नहीं रहेगा। वहाँ के कुछ बच्चे, आज जो एक वीडियो हम YouTube पे ही देख रहे थे, समाचारों में भी आया है कि कुछ बच्चे भारतीय एक बस पे तिरंगा लगा करके किनारे तक चले आए, आने दिया गया, रोका नहीं गया, लेकिन दूसरी जगहों पे जैसे रोमानिया में पहुँचे, उनका पासपोर्ट देखा गया, उनको वापस कर दिया नहीं गया। कहा कि आपकी सरकार ने विदाउट वीज़ा हमें अनुमति देने का कोई अनुरोध तो किया नहीं, आप तो भारतीय झंडा लगा के आए, चले आए, लेकिन हम अंदर आने नहीं दें। तो ये हालत है दूसरे देशों की, दूसरों देशों की संवेदनहीनता की ये हालत है। आज हम अपने प्रधानमंत्री की कितनी भी आलोचना कर लें, लेकिन अपना प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थक नहीं हूँ, कोई भी राजनीतिक दल होता तो शायद आज यही करता, लेकिन जिस तेज़ी से एक विकासशील देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी देखा था, इराक हो, ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, सब कहीं से निकाले थे। अब वीके सिंह तो जो अब राज्य मंत्री जी हैं, अब भी 4 मंत्री जा चुके हैं, और जल्दी जल्दी ये सब 6000 भी बच्चे निकल आएंगे। लेकिन जितना संवेदनशीलता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई, उतनी किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्षों ने नहीं दिखाई। हमारा उनसे हो सकता है, लोकतांत्रिक देश है, विरोध हो, सब कुछ हो, लेकिन इस मामले में जितना अपने प्रधानमंत्री के ऊपर हमको गर्व करना चाहिए, उतना हम। हाँ, अभी एक और देखिए, कितनी एक वीडियो डाला गया जिसमें यहाँ की बड़ी आलोचना की गई कि सरकार निकाल नहीं रही हो, ये निकाल नहीं रही हो, उसका वो दूतावास कोई संपर्क नहीं कर रहा, हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, इस तरीके से दूर डाला गया। अब उस लड़की का जब पता लगाया गया कि भाई कहाँ से आया वीडियो, किस तरीके से कहाँ सब हुआ, सब कुछ पता चला, तो पता चला कि वो उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले के किसी सपा नेता की लड़की हरदोई से उसको पोस्ट कर रही थी कि मैं जो है खारकीव में फंसी हुई है। तो इस तरीके के भी अपने देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास भी कुछ तत्व कर रहे हैं। ये तो समय है, अब लोकतंत्र में चाहे जो कुछ कह दे, किसी को भी कह दे, ये हमारे देश में है, लेकिन दूसरे देश अपने सरकारों की इस तरीके के अच्छे काम में, इस प्रकार के संकट की घड़ी में कभी आलोचना नहीं करते। मित्रों, अब बात आती है कि आज बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये भी वीडियो आए, ये भी पोस्ट आई, सोशल मीडिया पे इस तरीके के बड़ी पोस्ट आ रहे हैं कि जो बच्चे वहाँ पढ़ने गए थे, क्यों वहाँ गए थे, काहे को गए थे, मरने दो जो कुछ पढ़ते। ऐसा नहीं होता है। हर देश का, जब चूँकि ये पूरा भूमंडलीकरण के अंतर्गत एक, अब कोई देश अलग अलग देश नहीं रहा, हम सब एक परिवार हो गए, वसुधैव कुटुंबकम हो गए। जिन मित्र देशों से हमारे संपर्क हैं, उन मित्र देशों को तो छोड़िए, हम सब तो देश के लोगों के यहाँ आते जाते हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान के बहुत से लोग आ रहे हैं, हमारे बहुत से लोग पाकिस्तान जाते हैं। अब लेकिन उनको कह दें वहाँ कोई जा नहीं सकता। अब भले ही शिक्षा समझौता न रहा हो, जो कुछ हो, अब वहाँ से तो हमारा शिक्षा समझौता, शैक्षिक आदान प्रदान की बातें होती थी।
तो हमारे गए बच्चे। अब यहाँ पे 1 करोड़ की फीस है, 1 करोड़ 20 लाख 25 लाख की फीस है, वहाँ पे 20 लाख 25 लाख केवल फीस है। तो बच्चे की जो भावनाएं हैं, और यहाँ पे MBBS में कंपटीशन PMT वगैरह दे पाना बड़ा कठिन काम है, ऑल इंडिया कंपटीशन में। तो उस पर जो बच्चे नहीं, जिनके अंदर जिज्ञासा है कि हमको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो उसी फील्ड के सुलभ, जहाँ पे शिक्षा सुलभ कैरियर बनाने के चक्कर में विदेश जाते हैं, चले गए। लेकिन चले तो गए, लेकिन उन लोगों के जो आलोचना इस बात कर रहे हैं, उनकी आलोचना भी निरर्थक नहीं, उनकी आलोचना में भी दम है। हमें अपने बच्चों को ये तो सिखाना चाहिए कि अपने देश में रह करके हम जितनी संभावनाएं हों अपने कैरियर को, अपनी उन्नत करने के अपने प्रयासों को, हमको प्रयत्न करके उस पर जुड़ जाना चाहिए, उसको खोजने की कोशिश करना। हम विदेश अब वो मतलब इधर कोरोना काल के बाद से अब विदेशों में जाने की ललक कम होती जा रही है। अब ये जो यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, इससे तो और कुप्रभाव पड़ेगा, उल्टा प्रभाव पड़ेगा, अब लोग नहीं जाएंगे ज़्यादातर। लेकिन अब ये जनसंख्या यहाँ 140 करोड़ से ऊपर है, तो अब अंदर से तो कहाँ इतनी संभावनाएं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी शिक्षा की सुलभताएं अभी नहीं है। हाँ, हो रही हैं। अब देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में ही कितने मेडिकल कॉलेज तड़ातड़ बनते जा रहे हैं, 14 के बाद से कितनी जल्दी से बढ़े। मैं सरकार की उपलब्धियों का कोई वकालत करने नहीं आया हूँ, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ बने, इतना पहले नहीं थे। कहाँ एम्स थे, अब उत्तर प्रदेश में ही एम्स बन रहा, अब उपलब्ध है। और इस तरीके की बातें हैं। अब इन बातों पे हमको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। हमको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों में शुरू से ऐसे संस्कार डालें कि हम अपने सीमित उसमें हम थोड़ा सा कृषि की तरफ भी मुड़ें। कृषि को हम क्यों नहीं, कृषि की तरफ से पलायन हम क्यों कर रहे हैं? कृषि की तरफ से जब विदेशी फार्मिंग करके हमारी कृषि को लेना चाहते हैं, आ करके काम करना चाहते हैं, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं करते? हम अपने गांव के विकास की तरफ उन्मुख हों। हम जो हमारी पारंपरिक कुटीर उद्योग धंधे हैं, उनको हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तरफ से हम अपने अपने जनपदों में, जैसे उत्तर प्रदेश ही नहीं, सब कहूँ सभी प्रदेशों में, दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, सब कहीं से ऐसी संभावनाएं हैं, उनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उन पे हम काम करें। आखिर ये मुद्रा लोन है, हमारे पास संसाधन नहीं तो संसाधन बढ़ाएं। जब 10 लाख 20 लाख रुपए देकर के हम विदेश पढ़ने जाते हैं, जहाँ पे हमारी जान को भी खतरा है, तो हम अपने ही देश में रख के 10-15 लाख नहीं सही तो 5-7 लाख 8 लाख से कोई उद्यम शुरू करें, छोटा भी उद्यम शुरू करें, बहुत छोटा उद्यम शुरू करें, उससे अपने को एक्सप्लोर करें। कई बार इस यूट्यूब पे हमने बताया है कि कैसे इस पे है, बहुत सारे पीछे हमारे यूट्यूब पड़े हुए हैं हमारे, तो उन पे देखें। और मित्रों, इस समय जब ये यूक्रेन और रूस का ये जो युद्ध चल रहा है, विभीषिका चल रही है युद्ध की, उस समय हमें महात्मा बुद्ध की याद आती है, बुद्धम शरणम गच्छामि। लेकिन हम शांति काल के प्रवर्तक हैं, लेकिन शांति तभी है, फोर्स विल बी मेट विद द फोर्स, ये लाल बहादुर शास्त्री कहा करते थे। शक्ति का शक्ति से संतुलन होता है। एक जो यूक्रेन एक छोटा देश, उसको दूसरे देशों ने भड़का दिया कि जा बेटा लड़ जा, और वो लड़ने लगा, और दूसरे हाथ झाड़ के बस आर्थिक प्रतिबंध वगैरह ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब लगा दिए, लेकिन साथ कोई देने नहीं आया। अब जर्मनी कह रहा है उसको साथ देने के लिए। तो हमें अपने पैरों पे खड़ा होकर के ही कोई बात कहनी चाहिए। हम में से बहुत से लोग कहते थे कि अक्सर हमारे विपक्षी मित्र विचारधारा से मानने वाले हमारे जो बहुत सारे मित्र हैं, बहुत दोस्त हैं, तो वो लोग कहा करते थे कि मोदी जी ऐसे करते हैं। अरे इस समय पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को ले लेना चाहिए, कह दिया आपने। जबान चलाने में कोई टैक्स नहीं है, कितना भी कभी भी कुछ कहते हो। लेकिन अगर
मान लीजिए हम शक्तिशाली पाकिस्तान से, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर है, सब कुछ है, लेकिन अगर यहाँ से कुछ होगा तो मरेंगे तो आदमी ही, चाहे पाकिस्तान के मरे, चाहे भारत के मरे, चाहे किसी देश के मरे, जीवन का क्षरण तो होएगा ही। उनके बच्चे हैं। अब मैं देख रहा था खार्किव में ही कि कीव में भी ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए गए जहाँ पे बच्चे, एक माँ बेटे का नवजात बच्चे को जन्म दे रही, चिल्ला रही, नीचे पड़े हुए बच्चे को, और पुरुषों के बीच में बच्चे का जन्म कराया जाता है, बच्चा खैर जीवित है, पता नहीं क्या हो जाए। वो एक गर्भवती महिला चल नहीं पा रही, फिर भी दौड़ दौड़ के भाग रही, कोशिश कर रही, गिर जाती है, उसका भी वीडियो आया। इसी तरीके से मतलब आप लोगों को देख के एक, जब इटली में कोरोना काल हुआ था तो एक दिव्यांग परिवार ही पूरा समाप्त हो गया था। वो उसके घर वाले सब मर गए थे, दिव्यांग रोता रहा था, उसकी कोई मदद करने नहीं पहुंचा। 4-5 दिन भोजन के लिए चिल्लाता रहा, फिर उसने अपने पड़ोस में मतलब बड़ी दयनीय स्थिति में कुछ खा पी के कैसे गुजर किया, लेकिन वो भी बचा नहीं। 5-6 दिन के बाद उसने कागज़ पे लिख के दिया कि मैं भूखा हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है, क्या करूँ कैसे। इसी तरीके से कीव में घटना है कि इंडिया का तो नहीं था, वहीं यूक्रेन का ही रहने वाला था। एक दिव्यांग अपने व्हील चेयर पे बैठा है और देख रहा है दौड़ते हुए, उसके बाप तो उसमें लड़ने चले गए हैं सेना में, माँ है नहीं, तो उस तरीके से वो सोच रहा है कि अगर हमारा क्या होगा, कैसे होगा। मुस्कुरा रहा है, बात कर रहा है, वो कह रहा है, तो उसको देखा है, वो कह रहा है मुझको भी बंदूक चाहिए, मैं भी लड़ूंगा रशियन सेना से। अब खैर ये तो एक भावुकता, सेंटिमेंट्स हैं, अपने देश के प्रति हर एक के सेंटिमेंट्स होते हैं। अब बहुत लोग ये कह सकते हैं कि हमारे भारतीयों को यूक्रेन की सेना के जवान कभी कभी मारते पीटते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। वो इसलिए करते, कहते तुम्हारे देश ने हमको सहायता नहीं दी। अब चूँकि हमारे नागरिक फंसे हैं, हमारी सहानुभूति भी यूक्रेन के साथ है, लेकिन सत्यता है यूक्रेन को वो दिन भूलना चाहिए जब हमारे खिलाफ वोट किया था यूएनओ में। कश्मीर के मुद्दे पर भी वो पाकिस्तान के स्वर मिला रहे थे। आज पाकिस्तान उनको भी पिटवाने के लिए रूस में उनके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहाँ पे दौड़े हुए चले गए थे। भारत तटस्थ है। भारत क्यों तटस्थ है? भारत के साथ पता नहीं कितनी बार रूस ने भारत के पक्ष में वीटो करके भारत के जो अमेरिकन जो काकस है उससे बचाया था। अब तो अमेरिका खैर मित्र है, लेकिन 1971 वगैरह 65 की लड़ाई में हमेशा अमेरिका दोगला पाकिस्तान और चीन का समर्थन करता रहा था। और एक समय तो ऐसा आया था कि 7वां बेड़ा पाकिस्तान के समर्थन में भेज दिया था भारत से लड़। जब बांग्लादेश जिस समय बना है, बांग्लादेश का युद्ध हो रहा था, बांग्लादेश को भारत को हमारी मुक्ति वाहिनी वहाँ गई थी, तब इन्होंने भेज दिया था अमेरिका। उस समय रशिया ने अपना बेड़ा रोक करके उनका सामना करने के लिए, उस रसा का बेड़ा भी 6ठा बेड़ा शायद कहा जाता है, उनका 6ठा उनका 7वां, तो इस तरीके से उनको रोका था। तो उन एहसानों को बदला दे करके हम रूस की आलोचना नहीं कर रहे हैं, ना उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन तटस्थ हम रह गए। तो आज हमारे विपक्षी कह रहे थे क्यों तटस्थ है उसको यूक्रेन क्या है भाई, मदद दें हम, किस तरीके से, कौन हैसियत से हम मदद उसकी देने जाएँ? रूस से हम लड़ने जाएँ? हाँ, रूस से बात हमारे प्रधानमंत्री ने की और कहा भी कि युद्ध को संभव हो तो टाला जाना चाहिए। इसलिए मतलब हमारे प्रधानमंत्री किसी स्तर पर भी रोज़ दिन में 2-2, 3-3 बार बैठकें हो रही हैं। 4 मंत्री हमारे बाहर गए हैं। वीके सिंह को तो, जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री जी हैं, उनको तो सेना के रिटायर्ड जनरल हैं, सेनाध्यक्ष, तो उनको तो बड़ा अनुभव है। वो भी अफ़गानिस्तान, इससे पहले भी कई जगह से उन्होंने इस अभियान को नेतृत्व भी किया है और उन्हीं को भेजा गया है। तो मित्रों, ये सब बातें हैं।
चुनाव का जो हमारे मित्र मंडली बैठती है, समाचार मतलब कई जिलों से जो बातचीत आ रही है, ऐसा नहीं है कि चूँकि हम जो चाहते हैं वही बातचीत आ रही हो, लेकिन ये लग रहा है अभी तक के जो चुनाव हुए हैं इसको अधिकृत न माना जाए। जो हमारा आकलन है तो चुनाव में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और सपा का ही मुकाबला है और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी शायद थोड़ा बहुत कहीं आ जाए लेकिन कहीं दिखाई नहीं पड़ता और सरकार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की ही बनने जा रही है। और जितनी सीटें थीं उसमें अभी तक के आकलन के आधार पर छठा सातवां चरण बाकी है। 5 चरणों के आकलन से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले की ही भांति 300 पार जाएगी। ये मेरा निजी कोई भावनात्मक आकलन नहीं है, जो ये कई जनपदों से हम टेलीफोन पर बैठ करके लोगों से पूछा करते हैं। कम से कम प्रतिदिन हमारे 40-50 लोगों से बातचीत होती है जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं और विपक्षी विचारधारा से अपनी आस्था रखने वालों से मैं बात करता हूँ। हमारे उसमें हिंदू मित्र हैं, मुस्लिम मित्र हैं और सिख भाई भी हैं। हाँ, पंजाब में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है और आम आदमी पार्टी की आप भी अच्छा कर रही है। लेकिन आपके विषय में जितना कहा जा रहा है उतना नहीं है। अकाली दल भी बेटर ही कर रही है। कांग्रेस पहले से नीचे जा रही है। कांग्रेस जिस स्थिति में थे उतनी उस स्थिति में नहीं आ रही। तो ये थी। और मणिपुर का भी बढ़िया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। अब क्या होता है ये कोई अधिकृत नहीं है। मणिपुर से हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ, न मणिपुर में हमारी कोई जान पहचान है, न कोई मणिपुर का हमारा कोई प्रतिनिधि है। मणिपुर के विषय में जो समाचार आकलन हैं जो यूट्यूब पे जो आए हैं उनकी बात है और मणिपुर के ऊपर कोई विशेष मैं घोषणा नहीं कर सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश की घोषणा ये मैं बिल्कुल 100% करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में वापस आ रही है। अब क्या होता है क्या नहीं होता ये तो भविष्य के गर्त में है। हम भी झूठे भी हो सकते हैं, हमारा आकलन गलत भी हो सकता है, लेकिन सामान्यता ऐसा ही है। तो मित्रों, इन्हीं सब सूचनाओं के साथ मैं एक और आपको बात बता दूं। बनारस के पास गाजीपुर है। गाजीपुर में 26 मार्च को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है अपने ट्रस्ट की तरफ से ही, और उसमें तैयारियां चल रही हैं। उसमें मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। आप लोग भी पहुंच सकते हैं। कार्यक्रम बहुत बड़ा है और बनारस, गाजीपुर, इलाहाबाद और निकटवर्ती कुछ बिहार के लोग भी वहाँ पे पहुँच, गोरखपुर, कुशीनगर, इन जगहों से पूर्वांचल के बहुत से लोग गाजीपुर में पहुँचने का संभावनाएं हैं, जिसमें आकलन है कि लगभग 500 दिव्यांग साथी हमारे वहाँ पर पहुँचेंगे और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो ये सूचना आप लोगों को दे दी। मित्रों, हमारा ये समाचारों का आज का बुलेटिन, ये समाचारों का बुलेटिन न कहा जाए, समाचार समीक्षा जो इर्द गिर्द हमारे घटित होता है उस पर हमारी राय, दिव्यांगम की राय जो है वो हम दिव्यांगम क्या सोचता है, क्या देखता है, उस पर अपनी बात क्या कहता है, ये हमने बताने का प्रयास किया है। तो मित्रों, एक अंत में फिर अनुरोध कर रहे हैं, ज़रा हमारे चैनल को थोड़ा सा आप प्रमोट करें, आप लोग आगे बढ़ाएं, आगे इसका जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर हम इसको व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर वगैरह हैंडल पे न भेजें
तो हमको लगता है लोग देखेंगे नहीं, वो कहेंगे कि आज का कार्यक्रम, आज कोई वीडियो ही नहीं है। तो इसलिए सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब में घंटी बजाएं, बेल आइकन दबाएं, तो आपके पास पहुंचते ही इसकी सूचना आ जाएगी। और ये सूचना अगर आप अपनी चीज़ को स्वयं नहीं प्रमोट करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो मित्रों, इस सब पे थोड़ा सहयोग दीजिए। और मैं अपने इन समाचारों के माध्यम से मैं इस बात पे थोड़ा सा कष्ट महसूस करता हूँ, दुख महसूस करता हूँ कि हमारे जो काफ़ी प्रबुद्ध इस विकलांग साथी ट्रस्ट के पदाधिकारी, दिव्यांगम चैनल के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बड़ा उदासीन है, कोई मतलब नहीं रखते, यानी वो टिप्पणी भी नहीं करते, वो देखते भी नहीं। तो इससे मुझको थोड़ा सा दुख है। डॉक्टर मनोज गुप्ता व्यस्तता का अपनी बात बता करके कभी इस पे आकलन, कभी टिप्पणी नहीं करते। उनका मतलब वो बहुत है भी प्रबुद्ध, बहुत कवि हैं, उनका वैसे ही इतनी ज़्यादा नाम है, इतना ज़्यादा छवि है कि उनको ये सब यूट्यूब पे टिप्पणी करने से क्या मतलब। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आपने इसको शुरुआत कर रही थी तो इस पर भी थोड़ा सा तो ध्यान कभी कभी दे दें। आप बहुत व्यस्त हैं, ये सब हर व्यक्ति कहता है कि व्यस्त है, लेकिन हमको लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा तो कोई व्यस्त नहीं होगा। वो छोटे छोटे इलेक्शन ड्यूटी पे भी जाते हैं, इलेक्शन का भी वोटिंग करते हैं, और ये जो है यूक्रेन और रशिया पर भी देखते हैं, और मन की बात भी कर लेते हैं, सब चीज़ें कर लेते हैं। आप भाई क्यों नहीं कर सकते? आप इतना उनसे भी ज़्यादा बिजी हैं। चलिए मान लेता हूँ आप बिजी हैं, खैर आप न अपने वीडियो भेजें तो कम से कम एक देखने का लाइक तो कर ही सकते हैं। इसमें मुश्किल से लगता है 1 सेकंड लगता है? आप कुछ बता दीजिए, कुछ इस पर नहीं पसंद आया तो ये लिख दीजिए। हमारी प्रिया चतुर्वेदी जी हैं, वो खुद देखती हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन कभी लिखती नहीं। हमारे श्री नीरज चतुर्वेदी, वो भी कभी आकलन नहीं करते। अंकित जी बहुत उन्होंने शुरुआत करवाई थी, वो तो हमको लगता कभी देखते नहीं। बहुत अच्छे मुक्तकार हैं, उनकी अपनी परेशानी, कोई व्यस्तता नहीं है, लेकिन उनकी परेशानी है, उनका दिक्कतें हैं, वो नहीं, वो भी कभी कोई करते हैं। और ये चैनल सिर्फ चल रहा है अगर तो लोकप्रिय लेखिका श्रीमती सुधा सिंह और हमारे बड़े उत्साही व्यक्ति जनाब रिजवान मंसूरी की वजह से, और मैं तो जो कुछ हूँ वो हूँ ही, और कोई इस पर ध्यान नहीं देता। हाँ, प्रवीण सिन्हा भी बेमन से या मन से शुक्रवार भेज देते हैं, वो भी उनको रिमाइंडर देना पड़ता है, भेजना है। कभी कभी वो नहीं भी भेजते, कभी कभी बता देते कि आज मैं देशाटन पर जा रहा हूँ, विदेश जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, उनका भी आता वाता नहीं, बड़ा मन से नहीं करते काम, वो भी ऐसे अटकाया करते हैं, लेकिन खैर करते हैं। दूसरे लोगों से काफ़ी अच्छे हैं, और विकलांग साथी के, विकलांगों के प्रति उनकी बड़ी संवेदनाएं रहती हैं। चैनल के प्रति संवेदनाएं हो या न हो, लेकिन रहती हैं। वो अपना अगर बना भी देते हैं तो अपना बनाने के बाद वो अपना ही नहीं देखते हैं, उनको ये तक नहीं पता रहता है कि इसमें कितने लाइक आए, कितना क्या हुआ, कोई चला भी कि नहीं चला, कोई इससे कोई मतलब, बस उन्होंने बना के डाल। तो जब अपना नहीं देखते, अपने विषय में नहीं देखते, तो दूसरों को वो क्या देखते हैं? दूसरों को तो कभी देखते नहीं, उनको लगता है सब बकवास है। हो सकता है उनकी है, उनको क्या, ये जितने नाम गिराए सबको लगता है बकवास है। खैर, हम एकला चलो रे, हम अपना प्रयास करते रहते हैं। हम 3 लोग ही लगे हैं अगर, तो विकलांग साथी ट्रस्ट के इन सभी लोगों के पर जिनका नाम लिया, इनके प्रति बड़ा प्यार है हमारे मन में, और बड़ा सम्मान है, और बड़ा इनके प्रति हम शुभकामनाएं करते हैं। बस वो अपने मन में दिव्यांगम को खाली रखे रहें, कुछ न करें, तब भी हमारा चैनल उनके मन में रखने मात्र से वो बस सोच लें कि हाँ, दिव्यांगम चैनल मिश्रा जी का चल रहा होगा, विकलांग साथी का चल रहा होगा, दिव्यांगम चल रहा होगा, बस वो चल रहा होगा तो चल रहा है। आप बस शुभकामनाएं देते रहें, कुछ भी मत कीजिए, और आप कतई कुछ कष्ट न उठाइए। यही मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद, नमस्कार।